कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर लोगों को अलग अलग रीजंस की वजह से याद है। किसी के लिए टीम कैप वर्सेस टीम आयरन मैन है, किसी के लिए स्पाइडरमैन की लेजेंडरी एमसीयू एंट्री और किसी के लिए एयरपोर्ट बैटल जो आज भी फ्रेंचाइजी के बेस्ट एक्शन सीन्स में काउंट होता है। लेकिन अभी जब मैंने इस फिल्म को रिवॉच किया, हाँ मैंने ट्विच पर इसकी वॉच पार्टी करी थी, अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरी वॉच पार्टीज ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर रात को मैं कोई ना कोई फिल्म देखता हूँ। तो इस रिवॉच पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये फिल्म ना एक सुपर हीरो फिल्म होने के साथ साथ में एक साइकोलॉजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव थ्रिलर भी है। फिल्म का हर दूसरा सीन इसी तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि अगर आप इस फिल्म से सुपर हीरोज को हटा दो तो सरप्राइजिंगली कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी तब शुरू होती है। एक आदमी है जो किसी से फिजिकली लड़ना ही नहीं चाहता, यानी हमारा विलन। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहां हर नया क्लू हीरोज को सच के पास लाने के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा होता है। और विलन है जिसके पास ना आर्मी है, ना एलियन टेक्नोलॉजी है, ना वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान है, फिर भी वो अवेंजर्स को अंदर से तोड़ देता है। और शायद इसी वजह से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक सुपर हीरो फिल्म कम और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ज्यादा लगती है। अगर आप डेविड फिंचर की 7 या कोई अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर देखोगे तो उसमें विलन का ऑब्जेक्टिव हीरो को मारना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है हीरो को मेंटली ब्रेक करना, हीरो को उस पॉइंट तक पुश करना जहां वो खुद अपने प्रिंसिपल्स तोड़ दे। और एग्जैक्टली यही सिविल वॉर में भी होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ डिटेक्टिव्स की जगह अवेंजर्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसके जो डायरेक्टर है रूसो ब्रदर्स, उन्होंने भी इस फिल्म को नॉर्मल ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फिल्म की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि इस फिल्म के लिए इंस्पिरेशन मतलब कॉमिक बुक से उतनी नहीं आती जितनी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर से आती है। इसीलिए जब आप इस फिल्म को दोबारा देखते हो, जैसे कि मैंने देखा, तब रियलाइज होता है कि इस फिल्म में जो असली टेंशन है ना, वो सीन्स में नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन में है। यहाँ जो फाइट्स हो रही है वो पंचेस से कम लड़ी जा रही है और ट्रस्ट से ज्यादा लड़ी जा रही है। और जो सबसे डेंजरस वेपन है वो ना तो आयरन मैन का सूट है, ना फैल्कन का सूट है, ना ही वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। यहाँ पर सबसे डेंजरस वेपन है इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन एक एविडेंस भी हो सकता है, वो एक ट्रुथ भी हो सकता है, जो एक क्रूशियल पॉइंट पर सबके सामने आता है। और आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये एक सुपर हीरो फिल्म नहीं लगती बल्कि एक थ्रिलर फिल्म लगती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। Just realized there's a bit of green in the blue of your eyes. एमसीयू की ऑलमोस्ट हर विलन का एक पैटर्न था। लोकी को अर्थ पे रूल करना था, अल्ट्रॉन को ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करना था, रोनन पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इन सब का सोल्यूशन भी सेम था, उन्हें फिजिकली हरा दो, मूवी खत्म। लेकिन जीमो के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि उसे फिजिकल फाइट में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अवेंजर्स से एक भी प्रॉपर फाइट नहीं करता, ना वो सुपर सोल्जर है, ना उसके पास में कोई सूट है, ना मैजिक है, ना एलियन आर्मी है। और शायद इसी वजह से वो एमसीयू के सबसे डेंजरस विलन्स में से एक बन जाता है। जीमो शुरू से ही अपनी लिमिट जानता है, उसे पता है कि अगर वो कैप्टन अमेरिका के सामने खड़ा होगा तो 2 सेकंड में हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसीलिए वो उनकी वीकनेस ढूंढता है, अवेंजर्स की। और यही चीज उसे बाकी विलन से कंप्लीटली अलग बना देती है। उसका सबसे बड़ा वेपन इंफॉर्मेशन है। वो अवेंजर्स को स्टडी करता है, उनकी हिस्ट्री पढ़ता है, हाइड्रा की फाइल्स ढूंढता है, ओल्ड मिशन रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है, एक डिटेक्टिव की तरह पीसेस जोड़ते रहता है। इसी वजह से जीमो हमेशा एक सुपर हीरो विलन से ज्यादा 7 के जॉन डो की याद दिलाता है। जॉन डो भी लोगों को अपने हाथों से नहीं मारता था या हराता था, वो सिचुएशंस क्रिएट करता था, हीरोज को एग्जैक्टली उस पॉइंट तक ले जाता था जहां वो खुद अपने इमोशंस के सामने हार जाते थे। और मूवी के क्लाइमैक्स में जॉन डो की जीत उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं होती, हीरो के ब्रेकडाउन की वजह से होती है। सिविल वॉर में भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज हुआ है। और इस फिल्म का सबसे जीनियस मोमेंट तो तब आता है, इस विलन का सबसे जीनियस मोमेंट तब आता है जब ऑडियंस को लगता है कि जीमो का ऑब्जेक्टिव है वो 5 विंटर सोल्जर्स जो कि साइबेरिया में मौजूद है। और हमें भी ये लगता है कि एवेंजर्स क्लाइमैक्स में उन्हीं सोल्जर्स से बैटल करेंगे क्योंकि वो बड़े खतरनाक सोल्जर्स थे। लेकिन जीमो को उनसे कोई मतलब नहीं था, वो ऑलरेडी उन सबको मार चुका था। उस मोमेंट पर हमें रियलाइज होता है कि हम गलत मूवी देख रहे थे। हमें लगा फाइनल बैटल सुपर हीरोज और सुपर सोल्जर्स के बीच होगी, लेकिन जीमो को पता था फाइनल बैटल टोनी और स्टीव के बीच में होगी। और उस बैटल में उसे एक पंच भी नहीं मारना पड़ेगा। यही रीजन है कि जीमो की जीत फिजिकली कभी हुई नहीं, उसकी जीत उस मोमेंट हुई जब अवेंजर्स ने एक दूसरे को एनिमी समझना शुरू कर दिया था। Is that how you see this? This is protection? It's internment. She's Tony. not a U.S. citizen and they Oh, don't come grant on, visas to Tony. weapons of mass She's a destruction. kid. Give me a break! तो देखा जाए तो इस फिल्म में ना एट दिस पॉइंट अवेंजर्स ऑलरेडी ब्रोकन थे। मतलब हम ये सोचते हैं कि जीमो ने उनको तोड़ दिया, उनको अलग कर दिया। अवेंजर्स ऑलरेडी ब्रोकन थे, उनमें क्रैक्स थे और वो क्रैक्स जीमो ने ढूंढ लिए थे, इसीलिए वो उनको अच्छे से तोड़ पाया था।
और यही वजह है कि सिविल वॉर का कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल फील होता है, क्योंकि ये दो हीरोज के बीच में अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है, ये कई सालों से बिल्ड हो रहा इमोशनल बैगेज है जो फाइनली यहाँ जाकर बड़े खतरनाक तरीके से एक्सप्लोड करता है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी ब्रोकन थे। सबसे पहले टोनी स्टार्क को देखो, ऐसा लगता है कि वो सोकोविया अकॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स का प्रेशर है, लेकिन असली रीजन पॉलिटिक्स नहीं, गिल्ट है। टोनी अल्ट्रॉन के बाद कंप्लीटली टूट चुका है। उसने दुनिया को बचाने के लिए अल्ट्रॉन बनाया था और उसी क्रिएशन की वजह से हजारों लोग मर गए। ऊपर से हमें फिल्म में एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। MIT में जब मिरियम स्पेंसर उसके पास आती है और कहती है हिज नेम वाज चार्ली स्पेंसर, यू मर्डर्ड हिम इन सोकोविया। His name was Charlie Spencer. You murdered him. बस वही मोमेंट टोनी को अंदर से हिला देता है। ये टोनी के गिल्ट को ऑडियंस के सामने रखता है। उसे लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम अवेंजर्स नहीं, वो खुद है, और इस गिल्ट की वजह से वो पहली बार अपनी फ्रीडम विलिंगली गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी हो जाता है। जो टोनी स्टार्क हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करता था, वही टोनी अचानक से अथॉरिटी के अंडर काम करना चाहता है क्योंकि उसका खुद पर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है। और उस टाइम टोनी की पर्सनल लाइफ भी बेकार चल रही होती है। पेपर उसे छोड़कर चली जाती है। वो इमोशनली आइसोलेटेड है। इसलिए स्टीव ने जब साइन करने से मना किया तो टोनी को लगता है कि स्टीव ने टोनी को रिजेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। अब बात करें स्टीव रॉजर्स की, तो देखो, अगर टोनी स्टार्क गिल्ट से ड्राइव हो रहा है तो स्टीव डिस्ट्रस्ट से ड्राइव हो रहा है। विंटर सोल्जर के एंड में उसने देखा था कि शील्ड, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सालों से लड़ रहा था, वो हाइड्रा की कंट्रोल में थी। मतलब जिस सिस्टम पर उसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रस्ट किया, वही सिस्टम करप्ट निकला। इस एक्सपीरियंस के बाद स्टीव के लिए कोई भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्दी नहीं रह जाता। इसीलिए जब सब लोग सोकोविया अकॉर्ड्स को पीस का सोल्यूशन देख रहे होते हैं, स्टीव उसमें एक और चेन देख रहा होता है। बात करें अगर बकी की, तो ऑनेस्टली वो सिविल वॉर में सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर है। अगर उसके पर्सपेक्टिव से सोचे, उससे अपने किए हुए मर्डर्स याद हैं, लेकिन उनमें से एक भी उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। उसकी मेमोरीज उसकी हैं, लेकिन एक्शंस उसके नहीं थे। और जीमो को ये बात परफेक्टली पता है, इसलिए जीमो कभी उसको अटैक नहीं करता। वो सिर्फ हाइड्रा के ट्रिगर वर्ड्स ढूंढता है और बकी दोबारा मशीन बन जाता है। तो यहाँ पर बकी विलन नहीं है, बकी वेपन भी नहीं है, वो खुद एक विक्टिम है। यहाँ पर मैं टचाला का एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। स्टार्टिंग में वो भी एग्जैक्टली टोनी की तरह रेवेंज मोड में है। उसके फादर की डेथ हुई है और उसे सिर्फ एक नाम दिख रहा है, विंटर सोल्जर। ब्यूकारेस्ट केस में उसका हर मूव ये बताता है कि उसे बकी को अरेस्ट नहीं करना, उसे बस बकी चाहिए। डेड या अलाइव उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिल्म के एंड तक वही कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच्योर डिसीजन लेता है। जब वो देखता है कि रेवेंज ने टोनी और स्टीव के साथ क्या किया, तब उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इसी रास्ते पर चला तो जीमो एक और विक्ट्री ले जाएगा। और इसी के बाद में वो डायलॉग भी कहता है, Vengeance has consumed you. It's consuming them. और ये जो डायलॉग था, सिर्फ जीमो के लिए नहीं है, वो पूरी फिल्म का मैसेज है। अब देखो, बाकी एवेंजर्स भी कोई स्टेबल नहीं है। नताशा आइडियोलॉजी की वजह से अकॉर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती, वो बस अपनी फैमिली को टूटने से बचाना चाहती है। विजन हर डिसीजन लॉजिक से लेता है, लेकिन वांडा के लिए उसकी फीलिंग्स उस लॉजिक को डिस्टर्ब कर देती हैं। दूसरी तरफ रोडी मिलिट्री डिसिप्लिन में इतना बिलीव करता है कि उसे स्टीव की पर्सनल सिचुएशन समझ ही नहीं आती। नोटिस करोगे तो किसी भी अवेंजर का जो डिसीजन है ना, वो कंप्लीटली लॉजिकल है ही नहीं। मतलब हर डिसीजन के पीछे एक इमोशनल वूंड है। और शायद इसी वजह से सिविल वॉर में कोई भी कंप्लीटली रॉन्ग या फिर कंप्लीटली राइट नहीं लगता। यहाँ पर सभी लोग अपने इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं, और यही अवेंजर्स की सबसे बड़ी हार थी। और सबसे बड़ी हार यहाँ शुरू हो चुकी थी। He's my friend. So was I. तो अब तक हमने दो चीजें समझ ली। पहली, जीमो एक नॉर्मल सुपर विलन नहीं है, और दूसरी, अवेंजर्स पहले से ही इमोशनली वल्नरेबल थे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ये मूवी सच में साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो उसका प्रूफ कहाँ है? मतलब सिर्फ विलन का यूनिक होना इससे फिल्म थ्रिलर नहीं बन जाती। असली डिफरेंस उसकी स्टोरी स्ट्रक्चर में होता है। और यही वो पॉइंट है जब सिविल वॉर मूवी सुपर हीरो फॉर्मूला को छोड़कर एक क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का स्ट्रक्चर फॉलो करना शुरू कर देती है। तो सिविल वॉर मूवी में स्टोरी का इंजन एक्शन नहीं, इंफॉर्मेशन है। ये बात मैं शायद चौथी बार कह रहा हूँ। हर नया सीन किसी नए क्लू, नए सीक्रेट या किसी गलत असम्पशन पर बिल्ड होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इन्वेस्टिगेशन फिल्म में। एक्चुअली इस मूवी में एक नहीं, दो इन्वेस्टिगेशंस एक साथ चल रही होती है। पहली इन्वेस्टिगेशन स्टीव रॉजर्स कर रहा होता है। उसे यकीन है कि बकी ने वेना बॉम्बिंग नहीं की, इसीलिए वो एविडेंस ढूंढ रहा होता है, बकी को बचाने की कोशिश करता है।
और कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना चाहता है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ज़ीमो कर रहा होता है, लेकिन उसका टारगेट बकी को बचाना या सच सामने लाना नहीं है। वो हाइड्रा की पुरानी फाइल्स, इनक्रिप्टेड रिपोर्ट्स और 1991 के मिशंस की डिटेल्स ढूंढ रहा होता है। दोनों अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को उस वक्त ये समझ ही नहीं आता कि इन दोनों इन्वेस्टिगेशंस की डेस्टिनेशन एक ही जगह पर है। यही साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की फेवरेट ट्रिक होती है। ऑडियंस को लगता है कि वो स्टोरी समझ रहे हैं, जबकि राइटर्स उसे किसी और डायरेक्शन में ले जा रहे होते हैं। और इस मैनिपुलेशन की शुरुआत वेना बॉम्बिंग से होती है। पूरी दुनिया इंस्टेंटली मान लेती है कि बॉम्बिंग बकी ने करी है। गवर्नमेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाती है, मीडिया उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है, सारी गवर्नमेंट्स उसके पीछे पड़ जाती है, तचाला उसके पीछे पड़ जाता है और स्टीव एक फ्यूजिटिव बन जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऑडियंस भी वही मान लेती है जो दुनिया ने माना है, और हम भी अब चाहते हैं कि स्टीव किसी ना किसी तरीके से बकी को इनोसेंट प्रूव कर दे। तो हमें बस ये लगता है कि मूवी इतनी सी है कि स्टीव रॉजर्स असली कल्प्रिट को पकड़ेगा, यानी कि ज़ीमो को पकड़ेगा, उसे क्रिमिनल प्रूव कर देगा और बकी को बचा लेगा। दैट्स इट, फिल्म ओवर। और ज़ीमो एग्जैक्टली यही तो चाहता था। उसने ऑडियंस के साथ साथ मूवी में जो कैरेक्टर्स है उनके अराउंड भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया था। उसने बॉम्बिंग तो करी थी, लेकिन बॉम्बिंग उसका वेपन नहीं था। उसका वेपन था वो जो सीक्रेट उसके पास में है। इसके बाद आप जॉइंट काउंटर टेररिस्ट सेंटर वाला सीक्वेंस देखो। अगर इस सीन से सुपर हीरोज हटा दो तो ये बिल्कुल किसी कोल्ड वॉर स्पाई थ्रिलर का सीक्वेंस लगता है। ज़ीमो असली साइकियाट्रिस्ट को मार देता है, उसकी आइडेंटिटी ले लेता है और एक हेविली सिक्योर्ड फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है। बाद में वो कुछ ट्रिगर वर्ड्स बोलकर बकी को दोबारा विंटर सोल्जर बना देता है। और यहाँ वो बस केओस क्रिएट करना चाहता था, और वो जानता था कि बकी यहाँ से भाग निकलेगा, और वो चाहता भी यही था। और इसी सब केओस और कंफ्यूजन के बीच में ज़ीमो भी वहां से निकल जाता है। ये बिल्कुल मैजिशियन वाली टेक्निक कर रही है यहाँ पर ज़ीमो ने। वो एक हाथ से तो ऑडियंस को कुछ दिखाता है और ध्यान भटकाता है, और दूसरी तरफ अपनी असली ट्रिक प्ले करता है। तो पूरे सेकंड हाफ में मूवी बार बार साइबेरिया और 5 विंटर सोल्जर्स की बात करती रहती है। हमें बताया जाता है कि अगर ये सुपर सोल्जर्स एक्टिवेट हो गए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएंगे। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाइनल बैटल होगी वो इन्हीं लोगों के अगेंस्ट होगी। और ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसको इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया जाता है कि हम कभी इस चीज पर सवाल ही नहीं उठाते, मतलब हम कुछ और सोचते ही नहीं है। लेकिन जब स्टीव, टोनी और बकी फाइनली साइबेरिया पहुंचते हैं तो सामने क्या मिलता है? वहां पर कोई आर्मी नहीं है, कोई सुपर सोल्जर बैटल नहीं है। ज़ीमो उन 5 सोल्जर्स को तो ऑलरेडी मार चुका है। और उसी समय पूरी मूवी का जॉनर बदल जाता है। अब तक हमें लग रहा था कि जो क्लाइमैक्स है बड़ा ही फिजिकल होगा, पावरफुल होगा, लेकिन ये बन जाता है एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सैड क्लाइमैक्स, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो टेप की वजह से, एक रिकॉर्डिंग, एक सीक्रेट। सोचो ये कितना अनयूजुअल है कि मतलब एक मार्वल मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसमें जो मेन वेपन है वो कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। और वो टेप टोनी स्टार्क को मेंटली तोड़ देती है। इसीलिए रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म के लिए 7 और ब्लोआउट जैसी थ्रिलर्स का रेफरेंस दिया था। उन फिल्म्स में भी क्लाइमैक्स किसी बड़ी एक्सप्लोजन से नहीं, एक रेवलेशन से आता है। हीरो रियलाइज करता है कि वो पूरे टाइम विलन के प्लान के हिसाब से चल रहा था। सिविल वॉर भी एग्जैक्टली वही करती है। 7 मूवी में भी यही होता है कि ब्रैड पिट के कैरेक्टर के सामने ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है क्लाइमैक्स में। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत ही भयानक था। और सिर्फ उस एक रिवील की वजह से वो कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो जब टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को बकी ने मारा था और स्टीव ये बात पहले से जानता था, उस मोमेंट के बाद कोई लॉजिकल डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं रहता। यहाँ तो कैप्टन का पिटना तय था। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी होती है, कॉन्स्पिरेसी सॉल्व हो चुकी होती है, अब सिर्फ इमोशंस बचते हैं। और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म्स की ना यही खास बात होती है। मतलब यहाँ पर क्लाइमैक्स वो नहीं होता जहाँ पर हीरो जीत गया, विलन हार गया। इन स्टोरीज का क्लाइमैक्स तब आता है जब हीरो अपने इमोशंस से हार जाता है। और यहाँ पर टोनी स्टार्क भी अपने इमोशंस के सामने हार गया। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि बकी को कंट्रोल में कर रखा था, या फिर यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस थी, स्टीव ने क्यों ये झूठ बोला होगा, उसने बिल्कुल नहीं सोचा। उसने सीधा मार धाड़ शुरू कर दी। लेकिन इस फिल्म की स्पेशल बात यह है कि जहां पर बाकी फिल्म्स में, मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में क्या होगा, अगर कोई बड़ा रिवील होगा, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, तो वो डायलॉग्स के थ्रू दिखाया जाएगा। अब क्योंकि ये सुपर हीरो फिल्म थी, इनके पास में एडवांटेज था। इन्होंने उस इमोशनल ब्रेकडाउन को एक्शन के थ्रू दिखाया, मतलब खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट के थ्रू। और इस फिल्म का ना हर मेजर एक्शन सीन, हर पंच, हर चेज और हर फाइट एक्चुअली किसी कैरेक्टर के अंदर चल रही साइकोलॉजिकल बैटल का ही एक फिजिकल वर्जन है। और शायद से इसी वजह से सिविल वॉर के एक्शन सीन्स आज भी बाकी मार्वल फिल्म से इतने अलग फील होते हैं। ये फिल्म हमें ये नहीं दिखाती कि सुपर हीरोज तब लड़ते हैं जब कोई विलन उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि इस फिल्म का मीनिंग ये है कि सुपर हीरोज या फिर आइडियल कैरेक्टर्स आपस में तब लड़ते हैं जब उनका
खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उनके जो इमोशंस है वो उनके डिसीजंस का कंट्रोल लेने लगते हैं। और यही रीजन है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक सुपर हीरो फिल्म तो है ही है, लेकिन साथ में वो एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। तो यार आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा? मतलब ये मैं फिल्म देखते वक्त ही सोच रहा था कि नहीं यार यहाँ पे कुछ और भी चल रहा है, दिस फिल्म इज समथिंग मोर। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इस फिल्म के बारे में, आपका क्या छोटा मोटा एनालिसिस है, जरूर बताना। और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।